हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई टू ए रजिस्टर और अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई टू ए इंडक्टर। अब आज के टॉपिक में हमने स्टडी करना है अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई टू ए कैपेसिटर। तो यहाँ पर जो एसी सोर्स को हमने कनेक्ट करना है कैपेसिटर के साथ। आप डायग्राम देखेंगे, ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये यहाँ पर अल्टरनेटिंग EMF E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये अब आपको पता है कि जो अल्टरनेटिंग EMF जो अप्लाई करेंगे हम किस केस में, कैपेसिटर के केस में, उसकी वैल्यू आपके पास ये है। द अल्टरनेटिंग लिखेंगे, द अल्टरनेटिंग EMF applied across the capacitor is given by तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब कैपेसिटर का केस है तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हमने बताना है कि चार्ज कितना होगा कैपेसिटर में। लेट Q बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द कैपेसिटर, ये भी आपको पता है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor is given by, ये पोटेंशियल हम कैपेसिटर के लिए लिख रहे हैं तो सी लगा रही हूँ मैं, वी सी कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल। तो आपको पता ही है Q अपॉन सी। कैपेसिटर आपने स्टडी कर लिया है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कैपेसिटर क्या होता है। तो यहाँ से आपने क्या किया है, जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसको आपने ईएमएफ से रिप्लेस करना है, क्योंकि हम यहाँ पर पोटेंशियल की जगह आप क्या ले रहे हो, ई ले रहे हो, ईएमएफ अक्रॉस द कैपेसिटर। तो उसके बाद यहाँ पर आपने ई पुट कर देना है और क्यू अपॉन सी। पोटेंशियल डिफरेंस वी सी की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, ई, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने लिया है यहाँ पर ईएमएफ लिया है, तो उसकी जगह आपने ई यहाँ पर पुट करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो वैल्यू आपने ई की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। पुट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर पुट कर देंगे ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट सी साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अब आपको पता है, जब हमें चार्ज की वैल्यू अगर पता है तो आप करंट की वैल्यू भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो करंट की जो वैल्यू आएगी, आपको मालूम है करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो d अपॉन डी टी और q की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है ई नॉट सी साइन ऑफ ओमेगा टी। फिर जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है ई नॉट सी साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, और t का जो कॉफिशिएंट है ओमेगा, वो इधर आपने लिखना है। तो ये आपके पास करंट की ये वैल्यू आ जाएगी ई नॉट सी ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब स्टूडेंट्स इसको करंट की वैल्यू को ऐसे लिखेंगे आप, क्योंकि हमें जो वैल्यू है उसको हमने इस तरह इसको लिखना है 1 अपॉन सी ओमेगा, इसको ऐसे ही लिखते हैं कॉस ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसको आपने ऐसे लिख देना है 1 अपॉन सी ओमेगा। इसका मतलब ये है ऊपर वाली वैल्यू, इसको लिखने का मतलब आपके पास यही वैल्यू आएगी। लेकिन हमें जब आपको पता है कि जब आपने
करंट की जो वैल्यू निकालनी होती है तो वहाँ पर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको चाहिए होती है, क्योंकि आपने ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टर, वहाँ पर हमने क्या निकाला था, वहाँ पर पीक वैल्यू निकाली थी आपने करंट की, तो वहाँ पर ई नॉट अपॉन आर। तो आर की वैल्यू को निकालने के लिए आपको यहाँ पर 1/c ओमेगा, यहाँ पर इसको डिनोमिनेटर में आप ला रहे हो, लेकिन इसका मतलब यही है, ऊपर वाली वैल्यू ही आ जाएगा, इसका यही मीनिंग है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब स्टूडेंट इस वैल्यू को, फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है E = E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इस वैल्यू को देखेंगे E नॉट 1/c ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब ये जो वैल्यू है करंट की, ये हमारे पास किस में आ रही है, ये आ रही है, किस में आ रही है ये वैल्यू, ये कॉस में आ रही है। अब कॉस को भी हमने किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना है, साइन वेव में इसको चेंज करना है करंट को भी। तो कॉस थीटा, आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन ऑफ थीटा प्लस π/2, π/2। तो थीटा की जगह आपने यहाँ पर ओमेगा टी पुट करना है, पुट थीटा = ओमेगा टी। यहाँ पर इसको थीटा ले लो, आप पहले थीटा ले लो, फिर कॉस ऑफ ओमेगा टी = साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ पर आपने जो वैल्यू आ रही है और जो पीक वैल्यू है करंट की, I नॉट = E नॉट 1/c ओमेगा, ये आपके पास पीक वैल्यू आ गई है AC की, अल्टरनेटिंग करंट की, पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की। तो अब आपने इस इक्वेशन को कैसे लिखना है, इस इक्वेशन को आप लिख देंगे यहाँ पर I = I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। तो आपको पता है कि आपने आई नॉट की जगह आपने क्या पुट कर दिया है, E नॉट अपॉन 1/c ओमेगा। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ AC, इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से आपको पता है कि जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जो अप्लाइड ईएमएफ की जो वैल्यू थी, E = E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये 1 इक्वेशन थी। और यहाँ पर ये करंट की वैल्यू I = I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। ये इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करो तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो करंट है वो लीड कर रहा है ईएमएफ से, और कितना एंगल वो लीड कर रहा है, एंगल π/2। दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करो आप, 1 जो अप्लाइड ईएमएफ की जो वैल्यू थी और जो आपने फाइंड आउट की है करंट की वैल्यू, उस केस में यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 2, ये जो आपके पास करंट है वो लीड कर रहा है, कितना एंगल लीड कर रहा है, π/2। ठीक है, बाय कंपैरिजन इसको करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो इसका मतलब यही है द करंट लीड्स द ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ π/2 इन ए प्योरली कैपेसिटिव AC सर्किट। और जब आपने टाइम डायग्राम इसके लिए आपने ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, तो देखो ये आपके पास टाइम डायग्राम रहेगा। यहाँ से सबसे पहले हमने अल्टरनेटिंग EMF के लिए, तो EMF जो साइन जो वेव होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, मैंने पीछे वाले टॉपिक में भी आपको बताया है। तो साइन वेव, तो ये आपके पास साइन वेव जो अल्टरनेटिंग जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी EMF की, साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि आपको पता है कि ये 0 है तो इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आएगी, और ये पीक वैल्यू होगी किसकी, E नॉट की, और यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू होगी। अल्टरनेटिंग करंट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपको पता ही है कि पोलैरिटी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। अगर आपने पीछे वाले टॉपिक अच्छे से समझे हैं तो आपको पता है। और करंट की जो वैल्यू है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, कितना एंगल लीड कर रहा है, 90 लीड कर रहा है एज कंपेयर टू EMF।
तो यहाँ से आपने फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, देखेंगे आपके पास जो करंट की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा, ठीक है। कितनी वैल्यू आ रही थी आपके पास, आपने निकाली थी ना, पीछे निकाली थी, तो कॉस में आ रही थी कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो कॉस जो एंगल होता है, कॉस एंगल के लिए जो वैल्यू होती है वो कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से पहले चलेगा। ये जो कॉस एंगल जो करंट के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए ये यहाँ से जीरो से ऊपर, ये मतलब यहाँ से पीछे से स्टार्ट होती है कॉस वाली वेव, पीछे से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट होगी कॉस वाली वेव। कभी भी ऐसे आपने इसको ड्रॉ करना है और फिर ऐसे, तो ये आपके पास आ जाएगी कॉस के लिए, ये पीक वैल्यू आ जाएगी करंट की, यहाँ पर आई नॉट पीक वैल्यू करंट की, और ये नेगेटिव के लिए माइनस आई नॉट। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो ये आपने टाइम डायग्राम, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होगी, पीछे से स्टार्ट हो जाएगी, जीरो से पहले ये स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी कॉस वेव। अब पॉजिटिव है तो ऊपर से, अगर नेगेटिव होता तो नीचे से। इंडक्टर के केस में यहाँ से स्टार्ट हुई थी क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू थी, माइनस कॉस थीटा था, तो नीचे से वो स्टार्ट हो रही थी, वहाँ पर लैग कर रहा था करंट। तो अगर आपने, ये तो टाइम डायग्राम है, टाइम डायग्राम। अगर आपने फेजर डायग्राम फाइंड आउट करना है तो फेजर डायग्राम आपने बिल्कुल, अब आपको स्टूडेंट पता है कि यहाँ पर करंट किस में है, लीड कर रहा है, तो करंट की, ये आपका करंट आ जाएगा, लीड कर रहा है तो, और ये आपका ईएमएफ, ये नीचे की तरफ आएगा क्योंकि करंट यहाँ पर लीड कर रहा है, ठीक है। लीड द ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपने फेजर डायग्राम बताना है तो आप ऐसे भी बता सकते हो, अगर आपने ऐसे बताना है तो आप ऐसे भी बता सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे डायग्राम, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने एंगल क्या लिया है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, ये दोनों डायग्राम आप, ये ओमेगा टी ये एंगल है, ठीक है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम पीक वैल्यू आ जाएगी ईएमएफ की, और जो करंट है वो क्या करेगा, लीड करेगा, करंट लीड करेगा, मतलब 90 डिग्री वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, वो पहले चल रहा है एज कंपेयर टू ईएमएफ। तो ऐसे यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा। तो करंट ये यहाँ पर ये रहेगा आई नॉट। तो आपको जो अच्छे लगे डायग्राम वो आप, अगर सिंपल बताना है आपने तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको ठीक लगे वो आपने बताना है डायग्राम। और अभी आपने स्टूडेंट इसके आगे आपने क्या निकालना है कि जो वैल्यू होगी, अब जैसे आपने ये निकाली ही पीछे वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट 1/c ओमेगा, तो इसको आपने कंपैरिजन करना है विद आई नॉट ई नॉट अपॉन आर, ई नॉट अपॉन आर। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो आर है, ठीक है, ये इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो वो जो 1/c ओमेगा है, ठीक है, हैज़ द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, हैज़ द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो इनको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, ये जो टर्म है 1/c ओमेगा, इसको आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस से इसको आपने करना है रिप्रेजेंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको आपने XC से रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक तरह से क्या है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम्स होते हैं रेजिस्टेंस के यूनिट। तो रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ओम्स।
ओम्स होते हैं। और अगर आपने बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ डीसी और एसी अगर स्टडी करना है तो उस केस में क्या करना है आपने, फॉर डीसी के लिए आपको पता है कि वैल्यू हमारे पास 1/c ओमेगा है और c ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई न्यू, और डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, पता है आपको। तो xc इज इक्वल टू सम c इंटू 0, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज योर इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटर का जो यहाँ पर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑफर हो रहा है कैपेसिटर के केस में, किसके लिए, डीसी के लिए। तो जो डीसी है वो कैपेसिटर से पास नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से डीसी पास नहीं हो सकती है कैपेसिटर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है। तो अगर एसी के केस में बात करें हम फॉर एसी, तो एसी में आपको पता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइनाइट, आपको पता है वैल्यू रहेगी xc इज इक्वल टू 1 फाइनाइट वैल्यू। तो आपके पास स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की। जब स्मॉलर वैल्यू यहाँ पर रेजिस्टेंस की आ जाएगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे बिल्कुल स्मॉल यहाँ पर वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस की, तो एसी ईजिली यहाँ से क्या हो सकती है, पास हो सकती है कैपेसिटर से बहुत ईजिली पास हो जाएगी एसी। लेकिन जो डीसी है कैपेसिटर उसको क्या कर देगा, यहाँ पर ब्लॉक कर देगा डीसी को, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि वो उसको पास नहीं होने देगा। तो इसका मतलब ये है कि डीसी कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर्स, और एसी में स्मॉल रेजिस्टेंस है तो वो इजीली क्या हो सकती है, पास हो सकती है कैपेसिटर से।